नमस्कार दोस्तों, आपका ज्योग्राफी विद जाखड़ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर ही जारी रख पा रहे हैं और मस्त हैं, स्वस्थ हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि इस निःशुल्क कक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। क्योंकि आगामी जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे सेकंड ग्रेड एग्जाम होनी है, उसमें सामाजिक के लिए मेरे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत से बच्चों की दिक्कत आती है। और अगर देखा जाए तो अन्य जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि आप सेकंड ग्रेड में देख लीजिए, फर्स्ट पेपर है, उसमें आपके महासागर, महाद्वीप और आपके जल धाराएं, इस प्रकार से आपके कुछ आते हैं, हवाएं, ये सारे टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी में आते हैं। और मैं ज्योग्राफी का बहुत ही जल्द वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत का भूगोल भी शुरू करने वाला हूं। इसलिए ये ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा हर घर तक मेरी ये जो मुहिम है निःशुल्क ज्योग्राफी पढ़ाने की, ताकि आप आगे बढ़ सकें और परीक्षा में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। क्योंकि हमारा लक्ष्य है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। परीक्षा का हर हालत में निचोड़ देना है, निचोड़ निकाल देना है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और उस मेहनत के लिए हम निरंतर प्रयासरत है। मेरी ये जो मुहिम है उसके अंतर्गत मैं आपको आज तक 2 टॉपिक करवा चुका हूँ। राजस्थान की स्थिति, अवस्थिति और विस्तार, उसके बाद में राजस्थान की का भौतिक स्वरूप। यदि आप नए हैं तो वीडियो को प्रारंभ से देखें, प्लेलिस्ट में जाकर पीछे 4 या 5 वीडियो में डाल चुका हूँ। इस पे आप शुरुआत से शून्य से शुरू करें और उसके बाद आगे बढ़े। आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, अपना जो टॉपिक है वो राजस्थान की जलवायु है। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु पढ़ने से पहले कुछ बातें हमें समझनी आवश्यक हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अक्षांश और देशांतर, क्योंकि राजस्थान की ही जलवायु नहीं वरन संपूर्ण विश्व में किसी भी देश की किसी भी भाग की जलवायु है, उसको अक्षांश और देशांतर प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अपन भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। तो भारत का ये जो हिस्सा है दक्षिणी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। और भारत में भी अगर, क्योंकि हम राजस्थान टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो भारत में भी अगर देखा जाए तो भारत में राजस्थान की स्थिति जो है वो इस प्रकार से है। राजस्थान जो है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तथा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो याद रखें, राजस्थान जो है उसकी स्थिति यहाँ है। और राजस्थान में भी देखो एक विशेष रूप से पूरे भारत के संदर्भ में प्रश्न बनता है। ये प्रश्न बनता है कि देखो, ये जो आपकी कारक रेखा है, कौन सी रेखा? कारक रेखा एक अक्षांश रेखा है। इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोला जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा अगर देखा जाए तो अपने देश के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, जिसे आप देख सकते हो। सबसे पहले गुजरात के बाद बात की जाए तो राजस्थान के बाद, ये राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद की जाए तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ स्टेट
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, याद रखें छत्तीसगढ़। उसके बाद पूछ लिया जाए तो छत्तीसगढ़ के आगे बिहार से अलग हुआ ये आपका झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, कौन सा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद अगर बात की जाए तो त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद बात की जाए तो मिजोरम। इस प्रकार से आपकी कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, पक्का याद रखना 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, इसमें से भी कुछ प्रश्न बनते हैं। अगर ये पूछा जाए तो कर्क रेखा सबसे ज्यादा किस, लंबाई कर्क रेखा की सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है। उसके बाद पूछा जा सकता है सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की कहाँ है, तो सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की आपके त्रिपुरा में। सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, सबसे कम लंबाई त्रिपुरा में है। अब अगर इसके बाद पूछा जा सकता है तो प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो कर्क रेखा का राजस्थान पर क्या प्रभाव है वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए कर्क रेखा का राजस्थान पर प्रभाव, ये देखिए आप दक्षिणी राजस्थान में यहां पड़ता है बांसवाड़ा। क्या पड़ता है, बांसवाड़ा। ये क्या है आपका, बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा के उत्तर में यहां पड़ता है डूंगरपुर। बांसवाड़ा के उत्तर में यहाँ क्या पड़ता है, डूंगरपुर। ये आपका डूंगरपुर, यहाँ डूंगरपुर हो गया। अब देखो प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान में कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से गुजरती, जिले के मध्य से गुजरती है, तो आप जिला करना बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में भी कौन सी तहसील है, कुशलगढ़ तहसील है। कौन सी तहसील है, कुशलगढ़ तहसील, याद रखना। फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा जिला है जिसके अंदर से आंशिक रूप से गुजरती है या सबसे ज्यादा गुजरती है, वो तो आपके सबसे अधिक लंबाई में गुजरती है तो बांसवाड़ा, और सबसे कम लंबाई में अगर पूछ ली जाए तो 2 ही जिलों में गुजरती है, तो दूसरा है डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक गांव है, उस गांव से होकर के गुजरती है जिसका नाम है आपके चीखली गांव। कौन सा गांव है, चीखली गांव से गुजरती है। अब इसके बाद राजस्थान के संदर्भ में ये पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा, क्योंकि देखो ये आपका ग्लोब है, ग्लोब पर ये 0 डिग्री है, यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी फिर कर्क रेखा की ओर जाते हैं। तो 21 जून को सूर्य के उत्तरायण होने से 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो याद रखना बांसवाड़ा जिले में। इस जिले में पड़ती हैं, बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जबकि अगर ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती हैं, अगर ये पूछ लिया जाए सबसे तिरछी किस जिले में पड़ती हैं, सबसे तिरछी, तो याद रखना सबसे तिरछी पड़ती है आपके गंगानगर में, क्योंकि गंगानगर यहाँ रह गया, ये गंगानगर है आपका। तो याद रखना क्योंकि ये गंगानगर आपके कर्क रेखा से बहुत दूर स्थित है। अब पूछा जा सकता है आपके कुछ प्रश्न और, यदि भारत के संदर्भ में बात की जाए तो ये पूछा जा सकता है कौन सा स्थान है या कौन सा जिला राजधानी मुख्यालय है, यानी कौन सी राजधानी मुख्यालय, राजधानी शहर है जिसके सबसे निकट से कर्क रेखा गुजरती है, तो याद रखना रांची होगा। क्या होगा, रांची होगा। इस प्रकार कर्क रेखा राजस्थान को प्रभावित करती है और ये राजस्थान की जलवायु को सीधा सीधा प्रभावित करती है। कैसे करती है, क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजर जाती है। यदि हम बांसवाड़ा अकेले की बात करें, डूंगरपुर की बात करें, तो यहाँ की जलवायु तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। लेकिन यदि संपूर्ण राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो संपूर्ण राजस्थान की जलवायु का अगर बात किया जाए तो संपूर्ण राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, ये याद रखना। ये 0 आपके 23.5 डिग्री है, तो 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री तक तो उष्णकटिबंध होता है। क्या आता है, उष्णकटिबंध। उसके बाद यदि पूछ लिया जाए 66.5 डिग्री तक क्या आता है, तो 66.5 डिग्री तक आपका उपोष्ण कटिबंध आता है। और राजस्थान की स्थिति यहाँ है, राजस्थान की स्थिति यहाँ है, तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की होगी, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी।
राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इस प्रकार से आपके जलवायु के संदर्भ में बातें कंप्लीट होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र से दूरी प्रभावित करती है, और फिर समुद्र से दूरी के साथ साथ समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं दूरी की। तो याद रखना, राजस्थान का कहीं भी कोई भी सीमा है वो समुद्र तट को नहीं छूती है। पहली बात तो ये, इसलिए समुद्री जलवायु का प्रभाव राजस्थान की जलवायु पर नहीं है। यदि हम बात करें तो गुजरात से समुद्र लगता है। अगर बात करें हम महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र से लगता है। महाराष्ट्र के बाद यदि बात करें गोवा की तो गोवा से लगता है। फिर यदि बात करें केरल, कर्नाटक इनकी, तो इनके ये तटीय जो आपके राज्य हैं उन सब पर समुद्री जलवायु का प्रभाव है। लेकिन राजस्थान से चूंकि समुद्र दूर है, इसलिए राजस्थान की जलवायु पर समुद्री जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि समुद्र से जितना दूर और जितना अंदर की तरफ है उसकी वजह से यहाँ की जलवायु पर शुष्क प्रभाव पड़ता है। यानी यहाँ की जलवायु शुष्क है। कैसी जलवायु है? तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है अपने राजस्थान की। इसका कारण है समुद्र। अब समुद्र के संदर्भ में 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि राजस्थान के सबसे निकट समुद्र कहाँ लगता है? समुद्र की निकटता पूछी जाती है। तो समुद्र की निकटता की अगर बात की जाए तो अपने गुजरात में ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। क्या कहा जाता है? कच्छ की खाड़ी। ये आपकी कच्छ की खाड़ी है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये वाली जो खाड़ी है इसको कहा जाता है खंबात की खाड़ी। ऐसे याद नहीं रहता तो थोड़ा तरीका है खंबात की खाड़ी इसको याद रखने का। वो कैसे याद रख सकते हैं आप देखें। देखो दोस्तों, यहाँ कै आता है, कै सबसे पहले आता है और ख बाद में आता है। तो कै ऊपर वाली कच्छ की खाड़ी और ये आपके खंबात की खाड़ी। जैसे मैं नदियां पढ़ाऊंगा, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो वहां ये दोनों चीजें याद आएंगी। यहाँ याद रखना, कच्छ की खाड़ी कै पहले आ गई और खंबात की खाड़ी बाद में आती है। निश्चित रूप से इनको याद रखना है। फिर समुद्र की निकटता की बात की जाए तो सबसे निकट अगर पूछा जाए राजस्थान के, तो राजस्थान के सबसे निकट है आपके कच्छ की खाड़ी। राजस्थान के सबसे निकट स्थित समुद्र अगर पूछ लिया जाए तो कच्छ की खाड़ी है। फिर पूछा जा सकता है राजस्थान के निकट बंदरगाह, राजस्थान के निकट स्थित बंदरगाह पूछा जा सकता है। तो बंदरगाह याद रखना कौन सा है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इस प्रकार से समुद्र के संदर्भ में ये प्रश्न हो सकते हैं। फिर अगर अपन बात करें समुद्र तल से ऊंचाई, दूसरी बात करते हैं अपन किसकी? समुद्र तल से ऊंचाई की। ये देखो, जैसे जैसे समुद्र तल की बात करें तो समुद्र तल अपना राजस्थान का उचावच अगर अपन देखें तो उचावच की दृष्टि से अपने राजस्थान से में सबसे ऊंचा स्थान अगर पूछा जाए तो सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है। ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है अपने गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पड़ती है? आपके सिरोही में। और ये किसका भाग है अगर पूछ लिया जाए तो ये है अरावली का। किसका भाग है? अरावली की। यानी अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर पड़ती है सिरोही में। ये 1722 मीटर ऊंची है। अब प्रश्न ये बनता है कि ऊंचावच या समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो देखें, आप हिमालय पर्वत को देखेंगे तो हिमालय जो पर्वत है उसमें जितनी ऊंची चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, जितना ऊंचाई पर जाते हैं तापमान उतना ही कम होता जाता है। उसी वजह से आपके इस ऊपर हिमालय के ऊपर बर्फ जमी रहती है। अगर राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान पूछा जाए तो कौन सा है?
माउंट आबू है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई प्रभावित करती है। समुद्र तल से जितनी ऊंचाई होगी उतना ही तापमान कम होता जाएगा। जैसे अगर अपन बात करें, इस प्रकार से ऊंचाई बढ़ रही है तो तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये ताप है वो क्या हो रहा है, कम, और ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो तापमान और ऊंचाई में विलोम आपके संबंध होता है। कहने का मतलब जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान कम होगा। यानी यहाँ अगर दर देखी जाए तो प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया 1000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी। कितनी कमी आ जाएगी, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाएगी। इसलिए ऊंचाई भी प्रभावित करती है। अब अगर बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत है अरावली, और अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई पूछी जा सकती है। किसकी औसत ऊंचाई बता रहा हूं मैं, अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई। ये अरावली की औसत ऊंचाई बता रहा हूं मैं, किसकी, अरावली की। याद रखना, बहुत से एग्जाम्स में पूछी गई है ये, और पूछी भी जा सकती है। इसकी हाइट है औसतन 930 मीटर। फिर यदि संपूर्ण राजस्थान की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए, संपूर्ण राजस्थान की औसत ऊंचाई की बात कर ली जाए, तो याद रखना संपूर्ण राजस्थान की जो औसत ऊंचाई है वो आपके 370 मीटर है। कितनी है, 370 मीटर। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके साथ अपने किसी भी राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में आपका तापमान भी आता है। कौन सा कारक आता है, तापमान। पक्का पढ़ लेना, तापमान भी किसी भी राज्य या किसी भी देश या किसी भी विश्व के किसी भी देश की जलवायु को प्रभावित करने में आपके तापमान की बड़ी भूमिका होती है। अगर अपन बात करें राजस्थान का तापमान, तो तापमान जो है, राजस्थान क्योंकि शुष्क है, राजस्थान कैसा स्टेट है, शुष्क है। यहाँ की जलवायु एरिड है, ज्यादातर जलवायु कैसी है, एरिड जलवायु है। इसलिए शुष्क तापमान होगा, तो जितनी ज्यादा वर्षा होगी उतनी ही ज्यादा यहाँ से क्या होगी, नमी को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर उठा दिया जाएगा, जिससे यहाँ नमी कम रह पाती है। तापमान का भी जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब जितना तापमान अधिक होगा उतनी ही जलवायु पर शुष्कता का प्रभाव देखा जाएगा। यदि अपने वार्षिक राजस्थान का वार्षिक औसत तापमान पूछा जाए तो याद रखना, औसत ताप, राजस्थान का वार्षिक औसत ताप कितना है, तो याद रखना 37 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। पक्का रख लेना। औसत तापमान पूछा जा सकता है, औसत वर्षा पूछी जा सकती है। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, याद रखना 57.5, और कई कई जगह कई बुकों में 57 से लेकर 58 सेंटीमीटर भी दे रखा है। आजकल क्या करते हैं, इनको सेंटीमीटर में नहीं पूछ के इनको एक एक जीरो और लगा करके मिलीमीटर में पूछ लिया जाता है। तो याद रखें 570 से लेकर 580 मिलीमीटर या 575 मिलीमीटर आपके राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है। औसत तापमान 37 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि हम बात करें राजस्थान में तापमान की, तो सबसे गर्म राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, ये बताएंगे आप। राजस्थान का सबसे गर्म जिला अगर पूछ लिया जाए तो अपने चूरू वाला जिला ही क्या है, सबसे गर्म जिला है। याद रखें, चूरू का चूरमा, चूरू का चूरमा खाने के लिए गर्मी में भी आओ और सर्दी में भी आओ। देखो सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू। और सबसे ठंडा भी पूछ लिया जाए तो सबसे ठंडा जिला कौन सा है, याद रखें चूरू। अब देखो सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला हो गया आपका। उसके बाद पूछा जा सकता है सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान।
यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस समय रहता है, किस समय रहता है, याद रखना किस समय रहता है। सर्वाधिक तापमान किस समय रहता है, तो याद रखें शाम को 3 बजे, शाम के जब 3 बजते हैं उस समय। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो याद रखें सबसे कम सुबह सुबह होता है, सबसे कम सुबह जब हम उठते हैं, उठने से पहले भोर के समय 5 बजे होता है। सुबह कितने बजे? 5 बजे सुबह सबसे कम तापमान होता है। उसके बाद में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दैनिक और वार्षिक तापांतर के संदर्भ में। अब देखो ये एक बार मैं मिटा रहा हूं, राजस्थान का मैप बना करके उसमें समझा देता हूं आपको, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये अपना ये अपना राजस्थान है, ये अपना क्या है, प्यारा राजस्थान है। और राजस्थान में ये जैसलमेर जिला है। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला। याद रखें जैसलमेर। और यहाँ बांसवाड़ा के बाद यहाँ डूंगरपुर पड़ता है। यहाँ क्या पड़ता है? डूंगरपुर पड़ता है। इनका देखना, अगर पूछ लिया जाए आपसे सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर यानी दिन का सबसे अधिक तापांतर। तापांतर का मतलब ये हो गया अधिकतम और न्यूनतम तापमान। जो दिन में अधिकतम तापमान मापा जाता है यानी किस समय का? शाम के 3 बजे का। और न्यूनतम तापमान मापा जाता है सुबह के 5 बजे का। उनके मध्य जो अंतर होता है वो सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है तापांतर? तो याद रखना सबसे गर्म आपके स्थान यहाँ पे है जोधपुर में, सीधे फलोदी जोधपुर में। लेकिन यहाँ याद रखना जैसलमेर जो है आपके सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला है, यानी यहाँ जल्दी ये ठंडा होता है और जल्दी ही गर्म होता है, इसकी वजह से यहाँ तापांतर सर्वाधिक है। अगर न्यूनतम तापांतर की बात की जाए तो डूंगरपुर में है। न्यूनतम तापांतर कहाँ है? न्यूनतम तापांतर, न्यूनतम तापांतर की बात की जाए तो न्यूनतम तापांतर राजस्थान में कहाँ है? डूंगरपुर में है। उसके बाद ये पूछा जा सकता है राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान, तापांतर वाला स्थान। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान, ये दोनों बताएंगे आप जब तक मैं आपसे बातें करता हूं। क्योंकि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस तरीके से ही करनी पड़ेगी, रात दिन करनी पड़ेगी, बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि वर्तमान में जो पेपर बनाए जाते हैं वो ऊपर के नॉलेज से नहीं होते, बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो कहा जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और जो मेहनत करते हैं उनकी नौका पार हो जाती है, लेकिन लहरों से डरने वालों की कभी नौका पार नहीं होती। तो देखो अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक दैनिक तापांतर जिला पूछ लिया जाए तो जैसलमेर, न्यूनतम दैनिक तापांतर पूछ लिया जाए तो आपका कौन सा जिला है? डूंगरपुर। लेकिन यदि राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान पूछ लिया जाए तो यहां देखो आपके कौन सा है? चूरू। सर्वाधिक दैनिक तापांतर अगर पूछ लिया जाए तो कहां का है? चूरू का है। स्थान पूछ लिया जाए। और यदि माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू का जो है दैनिक तापांतर न्यूनतम है। तो राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहां का है? चूरू का। और न्यूनतम दैनिक तापांतर है माउंट आबू का।
अब नेक्स्ट बातें करते हैं। यह आपका आ गया तापमान। तापमान की बात अगर अपन बात करते हैं तो किसी भी स्थान की जलवायु जो है उसमें वर्षा का भी प्रभाव होता है। यदि वर्षा, अब सीधा ही ये तापांतर के प्रभाव वगैरह आगे। अब अपन बात करते हैं वर्षा की। राजस्थान में वर्षा कितनी कहाँ होती है, किस जिले में सर्वाधिक होती है, कौन सा जिला सर्वाधिक आर्द्र जिला है, कौन सा जिला सबसे शुष्क जिला है। तो सबसे ज्यादा पहले बात करते हैं राजस्थान की औसत वर्षा की। बताओ भाई, औसत वर्षा दोस्तों, राजस्थान की जो औसत वर्षा है बात ज्यादातर एग्जाम में अगर सही बात करूं तो मैं 57.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर ने अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करा तो 575 मिलीमीटर भी पूछो जा सके। डिजिट पर विशेष ध्यान रखियो, क्योंकि ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड में 2016 में भी ऐसा एग्जाम में पेपर में आ चुका है और ऐसा ही आपके 2022 वाले एग्जाम में अभी आया है। तो राजस्थान का औसत वर्षा, राजस्थान की अगर औसत वर्षा बात करें तो 57.5 सेंटीमीटर है। कई जगह ये डिजिट मिलता है 57 से 58 सेंटीमीटर, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, लेकिन आपका ये बिल्कुल सही है। राजस्थान की औसत वर्षा हो गई। अब अगर बात करते हैं हम राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सी दिशा में होती है, तो ये ध्यान रखना, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी किस जिले किस स्थान पर पड़ते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। कौन से राजस्थानी के भाग में पड़ते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। और सबसे कम अगर पूछ ली जाए तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, यानी जैसलमेर, जोधपुर इस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो याद रखना, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में तो सर्वाधिक वर्षा, उत्तरी पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा। कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है कि ये बताइए राजस्थान में वर्षा किस दिशा में से किस दिशा में घटती जाती है, तो याद रखें दक्षिण पूर्व से लेकर के उत्तर पश्चिम में आपकी वर्षा की मात्रा घटती जाती है, जबकि बढ़ती जाने का पूछ लिया जाए तो इसका उल्टा कर देना, उत्तर पश्चिमी राजस्थान से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन सा संभाग है भाई, बताइए एक बार, जोर लगा के कमेंट में बताओ। राजस्थान का कौन सा जो संभाग है, तो संभाग याद रख लेना, मैंने अभी बताया कौन सा संभाग है, झालावाड़। कौन सा, झालावाड़। तो याद रख लेना झालावाड़ जिले में है, कोटा संभाग में। कौन से संभाग में, कोटा संभाग में। संभाग अगर पूछ लिया जाए तो आपको कोटा संभाग करना है। और यदि न्यूनतम पूछ लिया जाए किस संभाग में होती है, तो न्यूनतम कौन से संभाग में होती है, आपका जैसलमेर, जोधपुर कौन से संभाग में पड़ते हैं, जोधपुर संभाग में। तो न्यूनतम अगर पूछ लिया जाए वर्षा तो आपके जोधपुर संभाग में, और अधिकतम वर्षा आपके कोटा संभाग में होती है। अब जिले भी पूछे जा सकते हैं, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बताइए किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताओ भाई जल्दी। बिल्कुल स्पष्ट बता चुके हूं मैं बार बार। अब देखो झालावाड़ जिला है ना, झालावाड़, ये झालावाड़ जिला है, इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। जबकि राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला बताओ भाई। न्यूनतम वर्षा वाला जिला आपके जोधपुर संभाग में होगा। देखो सबसे ज्यादा वर्षा कोटा संभाग, सबसे कम वर्षा जोधपुर संभाग,
सबसे ज्यादा वर्षा झालावाड़, सबसे कम वर्षा जैसलमेर। सबसे कम वर्षा जैसलमेर, ये याद रखना। जिले अगर पूछ ली जाए तो जैसलमेर होगा। अब बात आती है स्थान पर। आपके संभाग आ गया, संभाग से क्या आ गया, जिला आ गया। जिले के बाद अगर अपन बात करें तो भाई स्थान की भी तो याद रखनी पड़ेगी ना, स्थान को भी तो प्रश्न पूछो जा सकते हैं ना। तो बताओ कौन सा स्थान है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा होती है। तो देखो सर्वाधिक वर्षा वाले जो जिले हैं कोटा, बारा, बूंदी और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और इधर ऊपर बात करते हैं तो सिरोही में एक स्थान पड़ता है माउंट आबू। सिरोही में कौन सा स्थान पड़ता है, माउंट आबू। तो माउंट आबू जो स्थान है उस पर अपने सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, ये पूछा जा सकता है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछ लिया जाए तो यहाँ जैसलमेर में पड़ता है सम। कौन सी तहसील पड़ती है, सम। इन दोनों में सबसे कम वर्षा होती है। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक वर्षा यानी मानसून की वर्षा लंबे समय तक होती है। राजस्थान में वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा दिनों तक वर्षा होती है, बताओ कहाँ होती है। तो याद रखना 40 दिन तक होती है आपके झालावाड़ में। कहाँ होती है, झालावाड़ में होती है। और सबसे कम समय पूछ लिया जाए तो मानसून की वर्षा या मानसून सबसे कम समय कहाँ ठहरता है, तो याद रख लेना 5 दिन कहाँ ठहरता है, आपके जैसलमेर में। कहाँ ठहरता है, जैसलमेर में। तो मानसून की सबसे लंबे समय तक वर्षा कहाँ होती है, याद रखना झालावाड़। सबसे कम समय के लिए वर्षा होती है आपके जैसलमेर में। और राजस्थान में औसतन कितने दिन मानसून ठहरता है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। राजस्थान में कितने दिन मानसून ठहरता है, मानसून औसतन ठहरता है। बताओ भाई कितना दिन ठहरे औसतन, याद रखो 29 दिन। कितने दिन ठहरता भाई, 29 दिन ठहरता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। सर्वाधिक विषमता पूछी जा सकती है। अब क्या पूछा जा सकता है, विषमता। अगर हम बात करें विषमता की, किस प्रकार की विषमता, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां जलवायु और वर्षा संबंधी सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। यानी विषम कहने को मतलब कदे वर्षा हो जाए और कदे को नहीं हो, नहीं भी हो और हो भी जा। मतलब ज्यादातर क्या होता है, जैसलमेर में वर्षा बहुत ही कम होती है। तो वर्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जैसलमेर सर्वाधिक विषमता वाला है। उसके बाद अगर जलवायु की दृष्टि से भी पूछा जाए तो आपके कौन सा है, जैसलमेर। अब देखो कुछ बातें और रह गई आपकी, उसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जारी रखें। देखो अपने राजस्थान में वर्षा के 2-3 नाम हैं, वो याद रखें। राजस्थान में वर्षा, देखो जो मानसून से पहले वर्षा होती है राजस्थान में, कब है, मानसून पूर्व की वर्षा। राजस्थान में मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे क्या नाम दिया जाता है, तो याद रखें दोगड़ा। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। दोगड़ा याद रखना, मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसे दोगड़ा कहा जाता है। और राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ की जो वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ का मतलब क्या है, भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय चक्रवात की जो वर्षा होती है, वर्षा, उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखें ये जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ की, उसे कहा जाता है मावठ। और ये शीतकाल में होती है। कब होती है,
शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावठ। याद रखना, क्या कहा जाता है? मावठ। दिखाई दे रहा है क्या? क्या कहा जाता है? मावठ। अब नेक्स्ट प्रश्न इसमें से जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, राजस्थान की सर्वाधिक ओलावृष्टि, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि, ओला घटपड़े भाई बताओ कोई। देखो राजस्थान में सर्वाधिक ओले कहाँ पड़ते हैं? ओला, ओला सबसे ज्यादा पड़े भाई अपने जयपुर में। ओलावृष्टि कहाँ होती है? जयपुर में ओलावृष्टि होती है। उसके बाद पूछा जा सकता है सर्वाधिक आर्द्रता। थोड़ा सा यहाँ क्रम याद रख लेना। आर्द्रता की बात करें तो हम आर्द्रता, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता किस जिले की है? संभाग की बात कर लेते हैं पहले। राजस्थान का कौन सा संभाग है जहाँ की आर्द्रता सर्वाधिक है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग। देखो जितना वर्षा ज्यादा होगी उठे ही सबसे ज्यादा आर्द्रता मिलेगी, और राजस्थान में सबसे ज्यादा आर्द्रता मिलती है कोटा में। अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा वर्षा वाला संभाग कौन सा? कोटा। अगर फिर पूछ लिया जाए न्यूनतम वर्षा वाला संभाग कौन सा, तो जोधपुर था। तो न्यूनतम आपके कौन से संभाग की आर्द्रता मिलेगी? तो न्यूनतम आर्द्रता अगर पूछ ली जाए तो जोधपुर संभाग की मिलती है। फिर यदि पूछ लिया जाए जिले की बात, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? अभी मैंने बताया झालावाड़। वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ होती है? झालावाड़ में। अभी बताया राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ जिले में होती है। संभाग पूछ लिया जाए कोटा। अगर आर्द्रता सबसे कम या सबसे कम वर्षा पूछ ली जाए तो जोधपुर संभाग में। अगर जिला पूछ लिया जाए आपके तो जैसलमेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। यहाँ थोड़ा सा अंतर आएगा। वहां आपने अगर वर्षा की बात कर रहे थे तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अगर पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू था, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान भी अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? माउंट आबू है। अगर स्थान पूछ लिया जाए तो क्या होगा? माउंट आबू होगा। याद रखें माउंट आबू सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है। न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ वहां देखो वर्षा में पूछा था न्यूनतम में, वहां चूरू हो गया था, नहीं सॉरी सम हो गया था। क्या हो गया था? सम। लेकिन यहाँ क्या होगा? फलोदी। फलोदी कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। फलोदी के ऊंट प्रसिद्ध हैं। वो आपके जो ऊंट हैं वो फलोदी के ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आंधियों की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है? आंधिया। क्योंकि जलवायु समझने से पहले इन बातों को समझना पड़ेगा। कल मैं डायग्राम से आपको पूरी जलवायु समझा दूंगा। राजस्थान के मैप से पूरी जलवायु समझाऊंगा कि जलवायु को अगर देखा जाए तो जलवायु को मोटे तौर से, जलवायु की बात आवे ना, तब जलवायु की बात अगर आती है तो यो प्रश्न पक्को याद रख लियो। मैं यहाँ मोटे तौर पे बता रहा हूं। जब भी जलवायु की बात सीधी पूछी जाए कि राजस्थान की जलवायु कितने प्रकार की है तो 5 प्रकार कर देना। अगर पूछी जाए कोई व्यक्ति के साथ में ओपेन के अनुसार जलवायु कितने प्रकार हैं तो 4 कर देना। आपके थानथवेट के अनुसार पूछ ली जाए तो थानथवेट के अनुसार जलवायु के कितने प्रकार हैं तो भी आप 4 कर देना। अगर टिवार्था के अनुसार पूछ ली जाए तो भी आपको कितनी करनी है? 4। यानी कोई व्यक्ति के नाम विशेष के साथ पूछी जाए, जितना कोपेन, थानथवेट, टिवार्था ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा तो 4 4 4 याद रखना। और यदि पूछ लिया जाए राजस्थान की जलवायु को मोटे तौर से कितने भागों में बांटा गया है तो याद रखना 5। 5 में भी कौन सी समूह? पहले शुष्क आ जाएगी, शुष्क के बाद में अर्ध शुष्क आ जाएगी। क्या आ जाएगी? शुष्क, अर्ध शुष्क। उसके बाद में आदर सॉरी उपादर, उपादर आ जाएगी। फिर आदर आ जाती है, फिर अति आर्द्र आ जाती है, अति आर्द्र। इस प्रकार से मोटे तौर पर राजस्थान की जलवायु को
5 भागों में बांटा गया है और जलवायु के संदर्भ में हम कल बातें करेंगे। मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन किया, आंधी सबसे ज़्यादा राजस्थान के किस जिले में आंधियां आती हैं? यदि पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती हैं, तो याद रखें सर्वाधिक आंधियां आती हैं आपके जहां सुसुप्ता होगी गंगानगर में। सबसे ज्यादा आंधी घटाओं में गंगानगर में, और सब कम आंधी घटाओं में अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो सबसे कम आंधियां कहाँ आती है, तो झालावाड़ में अच्छी वर्षा होती है, तो झालावाड़ याद रख लेना। यहाँ मात्र 5 दिन आंधियां चलती हैं, जबकि गंगानगर में कितने दिन आंधियां चलती हैं? 27 दिन तक आंधियां चलती है। आंधी जब जिन दिनों आती है तो 27 दिन तक, और झालावाड़ में मात्र कितने दिन चलती है? 5 दिन। इसलिए याद रखा करो, आंधियां सबसे ज्यादा गंगानगर में आती हैं, आंधियां सबसे कम कहाँ आती हैं? झालावाड़ में आती है। तो कल हम इस जलवायु के संदर्भ में बातें करेंगे और जलवायु को हम मैप से अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ऐसा लगा हो कि आपके लिए ये उपयोगी है, तो आप निरंतर रूप से इसे देखते जाएं, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।